हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि हम प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री की, और इसमें आज हमारी सेकंड क्लास है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था भाई, सल्तनत काल में सहना ए पील के क्या कार्य है। लास्ट क्वेश्चन क्या था भाई हमारा, सहना ए पील के आपके क्या कार्य है। तो हमने पढ़ा था भाई हस्तिशाला का अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ तक हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके भाई मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन जहां एग्जाम में आए हुए हैं मोस्टली वही क्वेश्चन उठा रखे हैं। लास्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये मोस्टली। निम्न में से वह कौन सा मध्यकालीन इतिहासकार था जिसने अपने ग्रंथ में चरखे का उल्लेख किया है। आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा इतिहासकार है जिसने चरखे का उल्लेख किया है, तो वो कौन सा है, इसामी। ठीक है, चरखे का इतिहास जो उल्लेख है ये अपनी बुक फुतुह सलातीन में करता है। और जो आपका अब अमीर खुसरो है वो सुई और तकवे का प्रयोग करता है। तो ये दो तीन वर्ड है। सुई और तकवे का प्रयोग पूछा जाए तो वो अमीर खुसरो कर रहा है, चरखे का प्रयोग कर रहा है इसामी कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये अलब्रूनी है, हसन निज़ामी है, मिनहाजुस सिराज है, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। अलब्रूनी कौन था भाई, ये महमूद गजनबी के साथ आया था भारत में। और इसने इसकी जो बुक है वो किताबुल हिंद है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है किताबुल हिंद। 1018 में ये भारत आया था। भारत आने के बाद उसने काफ़ी एक्सपीरियंस किया, काफ़ी देखा, लोगों से बात की, और उसने वहाँ पे जाके गजनी में बुक लिखी थी। और चाहे वो इसका पर्सनल अनुभव था, चाहे इसने यहाँ के सैनिकों से पूछा था, वो या यहाँ के जो दास वहाँ पर ले जाए गए थे उनसे पूछा था, मतलब इसने ओवरऑल जानकारी हासिल करके किताबुल हिंद के बारे में, भारत के बारे में बहुत कुछ उसमें लिखा है। हसन निजामी भी एक इतिहासकार है जिसकी बुक का नाम है ताजुल नासिर। ठीक है, जब जिसकी बुक का नाम है ताजुल नासिर। ठीक है, तो इसकी जो बुक का नाम है वो क्या है, ताजुल नासिर। ये आपको याद रखने हैं। और मिनहाज उस सिराज की बुक का नाम है तबकात नासिरी। तबकात ए नासिरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है बुक। और इसामी की बुक का नाम है फुतुह सलातीन। फुतुह सलातीन, फुतुह सलातीन, ये इसकी बुक के नाम है। तो आपको याद रखना है, अल ब्रूनी की बुक किताबुल हिंद, हसन निजामी की बुक जो रहेगी वो क्या रहेगी, ताजुल नासिर। इसामी की जो बुक का नाम रहेगा वो क्या रहेगा, फुतू सलातिन। मिनाजु सिराज की बुक का नाम क्या रहेगा, तबकाते नासिरी। तो ये बुक आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित घटनाएं उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से हमें लगाना है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। एक तो उसकी बाजार व्यवस्था, एक उसकी जो विजय रही है, अभियान रहे हैं, उनको मिक्सअप कर करके आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, या तो उनके शासकों के नाम पूछ लिए जाते हैं, या उनको सीरीज में लगाना पूछ लिया जाता है। क्योंकि इसने उत्तर में अलग अभियान किए थे, फिर दक्षिण में अलग किए थे, क्योंकि अब तक कोई दक्षिण की तरफ नहीं गया था, यही एकमात्र है जो दक्षिण की तरफ गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से पहली घटनाएं कौन सी रहेगी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भिलसा पर कब्जा। भिलसा पर उसने राजा बनने से पहले ही कर लिया था। जब वो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में था, एक सेनापति था, तो वो उसी टाइम इसको अभियान पर भेजा गया था। तो इसने भिलसा पर अटैक किया था, खूब लूटपाट की थी। तो पहले नंबर पे आएगा इसका ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये जो वारंगल है और ये चित्तौड़ है, ये तो आपके कहाँ हो जाते हैं, दक्षिण की तरफ है। उससे पहले आपको वो देखने हैं जो उत्तर के हैं। उसके बाद रणथंभौर, ये गुजरात में है, ये इसका सेकंड अभियान था। ठीक है, सेकंड अभियान के बाद इसका थर्ड चित्तौड़ पर था, थर्ड चित्तौड़। तो ये थर्ड वाला है इसका। ठीक है, और ये आपको ढूंढना, सबसे पहले ढूंढो भिलसा पर कहाँ है। भिलसा पर सै आएगा तो भाई 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 ये दोनों तो वैसे ही कट हो जाते हैं, इन दोनों में आपको मिलाना है। सै के बाद आपका फिर सीधा जा रहा है कहाँ पर, रणथंभौर पर। तो ये भी आपका कट हो जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या है, सै ये दे ब है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए। इसके जो साउथ वाले अभियान है ना, पहला तो देवगिरी पर रहा था, देवगिरी। दूसरा जो रहा था इसका वारंगल पर।
तीसरा जो रहा था द्वार समुंदर, और चौथा जो रहा था मदुरा। तो इसका जिक जैक वाला ये बन जाता है, ठीक है। ऐसे इसकी क्या रहेगी, विजय रहेंगी साउथ वाली। तो कभी भी आपको सीरीज में पूछा जाए देवगिरी, वारंगल, वारंगल के बाद द्वार समुंदर, फिर उसके बाद मदुरा आपको याद करनी है, ठीक है। और उत्तर भारत में जो यहाँ था, ये सबसे पहला बयान इसका क्या था, गुजरात, रणथंबोर, ठीक है। उसके बाद ये चित्तौड़ गया था। फिर उसके बाद इसका जो जालौर है, सिवाना है, मालवा है, वो सारे के सारे अटैक रहते हैं। तो इसका जो फर्स्ट रहेगा, सॉरी आंसर रहेगा से ये दे बे ए, से, उसके बाद ये कहाँ रहेगा आपका, रणथंबोर गया था। उसके बाद आपका दे रहेगा चित्तौड़, ये उत्तर भारत का अभियान है। फिर बै वाला जो है वो मलिक काफूर का देवगिरी अभियान है। जो मलिक काफूर को उसने जो ये क्या बोलते हैं इसको, रणथंबोर से कब्जा किया था ना, तो इसको यहाँ मलिक काफूर को यहाँ से ले लिया था, मलिक काफूर को खरीद लिया था। इसको 1000 दिनारी, क्योंकि ये किन्नर था, इसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसको 1000 दिनारी भी कहा गया है। तो ठीक है, इस किन्नर को यहाँ खरीद लिया था इसने रणथंबोर में। फिर इसको साउथ के अभियान में भेजा गया था। तो देवगिरी का इसका फर्स्ट अभियान था, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद है इसका जो सेकंड वाला रहेगा वो वारंगल रहेगा, ठीक है। ऐसे करके आपको याद करना। अगर टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। बर्नी द्वारा तारीख ए फिरोजाई में दिए गए मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, आप मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत अच्छे से पढ़ते हो। मोहम्मद बिन जो तुगलक है ना, उसकी जो योजनाएं हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आती है, इनको सीरीज में लगाना। और योजनाओं को तो डीप में थोड़ा हमने पढ़ना ही पड़ता है। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं हैं वो तारीख ए फिरोजाई में क्या बताई गई है। तो सबसे पहला उसका था, क्या था, दोआब कर में वृद्धि, हमने पढ़ा। सबसे पहले उसकी दोआब कर में वृद्धि थी, दोआब में करारोपण। तो सह कहाँ है सबसे पहले, तो सह इन दोनों में, तो इनको तो हम वैसे ही कट कर देते हैं। उसके बाद सीधा उसने राजधानी चेंज की थी, बै, ठीक है। सह के बाद उसका क्या आएगा, बै आएगा। तो इन दोनों में हमें कौन सा जा रहा है, ये वाला, ठीक है। राजधानी चेंज करने के बाद उसने मुद्राएं चलाई थी, तो ये दे है। मुद्रा चलाने के बाद फिर उसने खुरासन अभियान भेजा था। खुरासन अभियान उसका कैंसिल हो गया था, कर ही नहीं पाया था, तो उसने उसके ऑप्शनल में फिर कराची अभियान भेजा था, ठीक है। तो फिर आपका आएगा ये। तो ये आपको बहुत जरूरी जरूरी याद करना है कि सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा है। कुछ इतिहासकारों ने इनको अलग बताया है, ठीक है। उसने दोआबकर को सबसे लास्ट में कर दिया है और राजधानी परिवर्तन को सबसे पहले कर दिया है, ठीक है। पर बर्नी के अनुसार सबसे मेनली तारीख फिरोजशाह में, बर्नी की जो बुक है तारीख फिरोजशाह, उसमें यही बताया गया है कि जो सबसे पहले इसने टैक्स लगाया था, दोआब क्षेत्र जो होता है, उपजाऊ भूमि वाला जो क्षेत्र है, वहां पे इसने टैक्स को बढ़ाया था। ज्यादा नहीं बढ़ाया था, कुछ ही बढ़ाया था, ठीक है, 5 से 10%। क्योंकि 50% तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले से ही कर रखा था, इसने तो 5 से 10% ही बढ़ाया था टैक्स। तो टैक्स को इसने बढ़ाया यहाँ दुआबा क्षेत्र में। फिर उसके बाद इसने क्या किया था, राजधानी कहाँ से, दिल्ली से दौलताबाद, ये पूछी जाती है, दिल्ली से कौन सी राजधानी बनाई थी इसने, दौलताबाद या देवगिरी। सेकंड नंबर पे, क्योंकि देवगिरी जो है सबसे पहले अटैक कौन कर रहा है, देवगिरी पर, देवगिरी पर सबसे पहले अटैक अलाउद्दीन करना, पर उसने अपने उसको अपने शासन में नहीं मिलाया था। और उसके बाद जो मुबारक शाह खिलजी आएगा वो उसको अपने राज्य में मिला लेगा, वो अपने राज्य में मिला लेगा, तो ये उसको कैपिटल बना लेगा। तो ऐसे करके सेकंड नंबर पे है। फिर टोकर मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा जो चलाई गई थी वो थर्ड नंबर पे थी। फिर खुरासन अभियान था, जो खुरासन को ये जीतना चाहता था, और पूरा खुरासन में इतनी ज्यादा धन दौलत थी कि वो उसको जीत कर सोचता था कि मेरे जो राज्य की स्थिति है वो सही हो जाए, पर इसके अपोजिट हो जाते हैं। आपको पता है ये जो भी करता है बेचारा, करता तो ये कुछ अच्छे के लिए, पर इसकी माड़े किस्मत सब उल्टा ही हो जाना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सब उल्टा हो जाता है लास्ट में। फिर इसको यहाँ पे इसने, वो संघ तो टूट गया था, तो इसने फिर कराची अभियान किया था, और कराची अभियान में इसको भारी पराजय मिली थी। तो ये इसके 5 अभियान थे, 5 एक्सपेरिमेंट थे, सब उल्टे गए इसके, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी जाने वाला है। नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित ऐतिहासिक मसनवियों ने सही अनुक्रम चुनिए। ये कह रहे हैं भाई, दिल्ली सुल्तान के शासक का क्रम आपसे पूछा है, और वो बुक के थ्रू पूछा। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा गया है कि बुक्स दी हुई है और उस बुक में उस शासक का नाम है, समझे, इसमें किस शासक का नाम है, इसमें किस शासक का नाम है, ऐसे बुक में शासक का नाम है, तो उस हिसाब से आपसे पूछी गई है कि जब आपको शासक पता चलेगा तो उस हिसाब से बुक को अरेंज कर दोगे। तो सबसे पहले ये बुक सारी अमीर खुसरो की है, जिसको देवल रानी खिजर खान, आशिका बुक भी कहते हैं इसको, किरानुन सादेन,
तुगलकनामा, मिफ्ताउल फुतू और नुह सिपिर बुक है इसकी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है आपकी बुक जाने वाली है किराउसादिन बै। इसमें किसकी जानकारी है? इसमें गुलाम वंश का शासक था बलबन, और बलबन का बेटा था बुगरा। बुगरा खां का बेटा बैठता है गद्दी पर कैकुबाद। ये हमने पढ़ा ना, बलबन के बाद बुगरा खां नहीं बैठता, कैकुबाद बैठता है। कैकुबाद से मिलने गया था उसका बेटा, उसका पिता बुगरा मिलने गया था। अभी कैकुबाद जो है अच्छा प्रशासन नहीं कर रहा था, वो अपनी अयाशी में बिजी हो रहा था। स्पेशली वो किलोखोरी महल उसने बनवा रखा था, उसमें पूरा टाइम स्पेंड करता था। तो इससे बात करने गया था, भाई तू अपने प्रशासन पर ध्यान दे, ऐसा इधर उधर मत ध्यान दे। तो ये जो बातचीत रही है ना बुगरा की और कैकुबाद की, वो इसके अंदर है। बुगरा खां और कैकुबाद की जो बातचीत है, ये इसका बेटा था। इनकी बातचीत किरानुल सादिन में, तो पहले नंबर पे बै आएगा। ठीक है, तो बै भाई तीनों में है, बस इसको कट करना है। ठीक है, उसके बाद देवल रानी खिजर खान। ये जो देवल रानी है ये खिजर खान वाली, ये किसके? ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो भी बातचीत है वो इस बुक के, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था ना खिजर खान, उसकी और देवल रानी की प्रेम कहानी की बात है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बुक हुई। तो ये है सेकंड नंबर पे ए। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका रहेगा ए, तो आप इन दोनों को कट कर सकते हो, सीधा इसके साथ जाओगे। उसके बाद फिर आपकी दे वाली बुक रहेगी मिफ्ता उल फुतू। ठीक है, इसमें मुबारक की बात है, उसके बाद नूह सिपिर। ठीक है, और उसके बाद है तुगलक काल की जो बात है, इसमें जो ग्यासुद्दीन तुगलक है और एक व्यक्ति तो खुसरो खां, इन दोनों की डिस्कशन है। तो ये लास्ट वाली आपकी तुगलक रहेगी। तुगलक से नाम पता चल जाए, खिलजी के बाद तुगलक है, तो लास्ट वाली तुगलक रहेगी। तो इसका राइट आंसर है बै ए द यस है। और ये सारी की सारी बुक जो है वो किससे रिलेटेड है भाई? ये सारी की सारी जो बुक है आपके अमीर खुसरो की बुक रहेंगी। तो देवल रानी वाली है ये खिजर खान और देवल। ठीक है, ये देवल रानी कौन है? गुजरात का जो शासक रणथंभौर, जब इन्होंने अटैक किया था, वहां का जो शासक था करण, उसकी बेटी रही थी देवल देवी। जब इन्होंने अटैक किया था इसको, खिजर खान को इससे प्यार हो गया था। तो ये जो सारी कहानी है ये इसके अंदर मेंशन की गई है। तो इसका जो राइट आंसर आपका जाएगा वो ए जाने वाला है। ठीक है, तो इन बुक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मतलब मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गोरी जो भारत पर अटैक करता है और वो भारत पर जो अपना पूरा का पूरा प्रशासन है उसको 4 एरियो में बांट के चला जाता है। मतलब अपने 4 दासों को वो अपना जो प्रशासन है देकर चला जाता है। देखिए अब आपको फिर खुद से पता चल जाएगा कि कौन सा इसका दास नहीं था। एक जो शासक रहेगा इसका, ये दिल्ली वाला एरिया में। ठीक है, यहां पर कौन रहेगा? दिल्ली और लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, एक तो ये इसका दास था। ठीक है, दूसरा जो बंगाल बिहार वाला इलाके में रहेगा वो बख्तियार खिलजी। आपको पता है ये पूरी लूटपाट करता है, पूरे कॉलेज तोड़ता है, यूनिवर्सिटी मंदिर तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद ये दीपालपुर मुल्तान वाला हिस्सा है, यहाँ पर रहेगा कुबाचा। और जो गजनी वाला हिस्सा था उस पर रहेगा यल्दोज। ये इसके 4 क्या थे? 4 इसके दास थे, और चारों दासों को ही अपना एरिया बांट के चला जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा मोहम्मद बिन साम, कि मोहम्मद गोरी को कहते हैं ना मोहम्मद बिन साम, उसका क्या नहीं है? दास नहीं है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसका दास है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास है, यल्दोज भी दास है, अभी हमने बताया गजनी का एरिया दे गया था उसको। और बख्तियार खिलजी भी क्या है? उसका दास है, जिसको बंगाल बिहार वाला इलाका दे गया था। ये मलिक बहाउद्दीन तुगरिल नहीं था, ये तो बलबन का दास था, और बलबन ने इसको बंगाल बिहार वाले इलाके में क्या किया होता, वहां पे उसको एरिया उसको दे रखा था। बख्तियार खिलजी की तो मृत्यु हो गई थी, तुगरिल को वो एरिया मिला हुआ था। ये बलबन का दास था। तो राइट आंसर आपका नहीं पूछा है ना, तो नहीं में आप जाओगे तुगरिल के साथ। ठीक है, ये पहला दास द्वारा किया गया, इसने ना तुगरिल ने बलबन के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह। तो पहली बार दास के द्वारा किया गया विद्रोह माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से कौन हिंदू माताओं से पैदा हुए? कितनी बार पूछा जाता है एग्जाम में, भाई कौन है जो हिंदू माताओं से पैदा हुए हैं? अलाउद्दीन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी जो हरकतें थी। बलबन भी नहीं है। ठीक है, कौन है? बचे ये चारों हैं।
फिरोज शाह तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक है, नसरुद्दीन खुसरो है, सिकंदर लोदी है। ये चारों हिंदू माता से, किसी की गुजराती माँ, किसी की जाट माँ, किसी की कोई माँ, ऐसे करके आपको ये चारों को याद करना है। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा बै रे ये किसमें है भाई, बै है, द है, ये है, रह, ये वाला। राइट आंसर आपका सी जा रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये बलबन है, चारों को आपको अच्छे से याद करना है। दो तो तुगलक हो गए, कौन से, फिरोज तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, एक पहले वाला और एक छोड़ के फिर उससे अगले वाला। एक आपका लोधी वंश का है, ठीक है, और एक आपका नसीरुद्दीन खुसरो शाह है। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। ये किसका था भाई, ये खिलजी वंश का था। खिलजी वंश का जो लास्ट शासक था जिसकी हत्या की गई थी, किसने की थी, मलिक गाजी ने, और इसको मार के फिर गद्दी पर स्थापित करके वो गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो दिल्ली का है सुल्तान वो कौन हुआ था। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ये नहीं पूछा कि इल्तुतमिश ने अपना जो उत्तराधिकारी किसको बनाया, ये पूछ रहे बना कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो हमें पता है रजिया सुल्तान को ये बनाना चाहता, तो रजिया सुल्तान बनी थी, पर उससे पहले भी कुछ टाइम के लिए एक शासक बना था, वो कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है जस्ट इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। इसकी माँ एक कुचक्री महिला थी जो सबके साथ मिलकर इसको गद्दी पर बैठाती है। ठीक है, संतों को, इन सबको, विद्वानों को, उलेमाओं को खूब सारा वो दान देती है। दान दे के उनको वो पूरा ये कहते हैं कि मेरे कोशिश करो मेरे बेटे के लिए सब अच्छा अच्छा हो, पॉजिटिव बोलो उसके लिए, सारी तरफ पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखो। इसको वो गद्दी पर बैठाती है। रजिया को इल्तुतमिश बैठाना चाहता था, पर बैठा कौन था, रुकनुद्दीन। उसके बाद फिर रजिया है जो न्याय मांगती है जनता से, और वो कहती है कि भाई मेरे पिता तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचते थे, तुम उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए तुम मुझे गद्दी पर बैठाओ। फिर उसके बाद जनता जो है रजिया को गद्दी पर बैठाती है। तो राइट आंसर आपका बी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है आपका, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा है जो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा, दूसरा क्या बना रहा है, कुतुब मीनार भी बना रहा है। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि 2.5 दिन में तैयार हो गया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। और ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा है, यहाँ पे हरि केली नाटक जो था, विग्रहराज ने जो लिखा था हरि केली नाटक, उसकी पंक्तियां यहाँ पे अंकित मिलती है किसमें, 2.5 दिन के झोपड़े में। ठीक है, क्योंकि वहां उसको तोड़ा गया था, उस पर फिर लिखा गया था, तो ये 2.5 दिन के झोपड़े पर हरि केली नाटक की पंक्तियां अंकित मिली है। और इल्तुतमिश के बारे में जो मेन है वो अंतारिकीन का दरवाजा है। ठीक है, जो राजस्थान नागौर में बहुत बार पूछा जाता है कि अंतारिकीन का दरवाजा कहाँ पर है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में, किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। फिर कुतुब मीनार की जो मंजिल है, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो भी इसी ने ही बनवाई थी। कुतुब मीनार की ओनली फर्स्ट मंजिल ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में इक्ता प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो देखो, वैसे तो इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत जो करी थी वो मोहम्मद गौरी ने की थी, पर वो एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं थी। शुरुआत मतलब हल्का सा, भाई चार अपने जो चार दास है उनको अपना एरिया दे गया, चार एरियो में बांटकर। पर मेनली जो इक्ता व्यवस्था है वो किसने की थी, वो इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने। अगर इल्तुतमिश ऑप्शन में नहीं है तो आप गौरी को कर सकते हो। ठीक है, फिर आप गौरी के साथ जा सकते हो। तो इल्तुतमिश जो है वो इक्ता प्रणाली को सबसे पहले शुरू करता है। इसने क्या किया था, वेतन के बदले इक्ता देना शुरू कर दिया था। ठीक है, वेतन के बदले, यह नहीं लिखा जाता इस वाले पे भाई, वेतन था ना, जो जहां सैलरी देनी थी, वेतन देना था, तो वेतन के बदले इसने क्या देना शुरू कर दिया था, इक्ता। चाहे वो सैनिक हो, किसको देता था, चाहे वो सैनिक होते थे, चाहे वो कोई अधिकारी होते थे। ठीक है, चाहे वो कोई अधिकारी होते थे, भाई जो भी प्रशासन में कार्य कर रहे हैं, तो उनको वो देता था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कहाँ पर इसने इक्ता व्यवस्था ज्यादा कहाँ शुरू की थी, जो ये आपका ये वाला एरिया है ना, गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र, गंगा और यमुना, इनका जो दोआब क्षेत्र है उसको इसने 200 खंडों में बांट दिया था। 200 खंडों में बांटकर इसने पूरा इक्ता को 200 खंडों में बांटकर सबको अलग अलग दे दिया था। तो इस इक्ता व्यवस्था को जो इसने अच्छे तरीके से लागू किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। तो राइट आंसर आपका जा रहा है सी के साथ। उसके बाद आगे चलते हैं।
सल्तनत काल में कौन सा कर भूमि से संबंधित था? कौन सा टैक्स था जो भूमि से संबंधित था? तो चार टैक्स आपको दिए गए हैं, आपने पढ़े भी होंगे। तो भाई पहला टैक्स जो आपका है वो क्या है? पहला है आपका खराज, ठीक है। दूसरा है खम्स या खुम्स या खम्स। तीसरा है जकात और चौथा है जजिया। तो देखिए ये जो खराज कर है ना, ये वाला कर ऐसा है जो भूमि से संबंधित है। राइट आंसर ए जाता है। बाकी जो खम्स है या खुम्स है, ये सैनिकों के द्वारा लूटा हुआ माल था। और जकात जो है ये गैर मुसलमानों को दिया जाने वाला टैक्स था, सॉरी, मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला टैक्स था। और जजिया है, ये गैर मुसलमानों को दिया जाने वाला टैक्स रहेगा। देखिए खराज आपको पता चल गया। खराज क्या था? जो खराज है इसको कौन देते थे? गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम देते थे इसको। भाई जो भी उनके पास भूमि होती थी ना, उस पर जो टैक्स उनको देना होता था कंपलसरी, ये गैर मुसलमान देते थे, ठीक है। मुसलमान इसको नहीं देते थे। अगर इन्होंने टैक्स नहीं दिया तो इनको मवास घोषित कर दिया जाता था। और उसके बाद क्या करते थे? मवास घोषित करके इनको दंडित भी किया जाता था, दंडित भी किया जाता था, ठीक है, गैर मुसलमानों को। उसके बाद सेकंड वाला टैक्स हमने जो पढ़ा वो पढ़ा खम्स या खुम्स। ये सैनिकों और राजा के बीच में जो होता था। देखिए जो लूट का माल, जहां भी अटैक होते थे सैनिक वहां लूटते थे पूरा, तो लूट का माल होता था। लूट का माल होता था जिसमें 20% तो जाता था किसके पास? राजा के पास। और 80% जो जाता था वो किसके पास जाता था? सैनिकों के पास। पर जब अलाउद्दीन खिलजी आया उसने 80% तो राजा के पास कर दिया और जो 20% है वो सैनिकों के पास कर दिया था। तो ये था आपका खुम्स का माल जो है, खुम्स का टैक्स जो है। उसके बाद आपको पता है जजिया कौन सा होता है? जजिया होता है धार्मिक कर, एक तरह से ये होता है धार्मिक कर, ठीक है, जो गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाता था, गैर मुस्लिम जो देते थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा जकात। जकात कौन सा था? ये टैक्स देते थे मुसलमान। मुसलमान जो है, मुस्लिम अपनी आय में से 40% का जो ये टैक्स दिया जाता था, ये इनके लिए कंपलसरी था। तो ये आपके टैक्स है। तो राइट आंसर आपका जा रहा है ए। बाकी तो ये धार्मिक हो गए, ये सैनिकों की लूट पे हो गया। भूमि से संबंधित पूछा है तो वो खराज था। कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश से लगाना कितना ही इजी है ना, कितना इजी है। और हम एक सिंपल सी ट्रिक से इसको पढ़ते आए हमेशा से ही। कौन सी आपकी ट्रिक रही है इसकी? हम पढ़ते हैं ना ऐसे करके, गुड़ खाओ। भाई गुड़ आजकल सीजन चल रहा है सर्दियों का, और खा भी किस में रहे हैं? बहुत सारा खा रहे हैं, तो तसले में, हरियाणी लैंग्वेज में तसले के अंदर, ठीक है, तसले में। तो भाई आपका ये आपका गुलाम वंश है, आपको इसमें डैश छोड़ देना है। खिलजी वंश है, ठीक है। उसके बाद तुगलक है, उसके बाद सैयद है। तसले में तीनों कवर करने हैं क्योंकि तसले के अंदर खा रहे हैं ना, तो इसलिए। तो लोधी है, और फिर आपका मुगल काल पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप याद करो, जब भी कभी भी ये क्वेश्चन सामने आता है तुरंत से याद आ जाता है, ठीक है। तो आपको पता है पहला कौन सा रहेगा? गुलाम वंश। पहला कौन सा रहेगा आपका? गुलाम वंश। उसके बाद हम भी हमने पढ़ा था खिलजी वंश, ठीक है। तो ए और सै, ए और सै जहां भी आ जाएगा आपका वहीं से आप देख लेना। उसके बाद आपका बै, ये और दे। तो ये राइट आंसर आपका कौन सा जा रहा है? डी। राइट आंसर आपका कौन सा जा रहा है? डी जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, आगे चलते हैं। इक्ता शब्द का अर्थ क्या? अभी अभी हमने पढ़ा इक्ता व्यवस्था की शुरुआत जो है वो किसने की थी? इक्ता व्यवस्था की जो शुरुआत है वो भारत में जो एक सिस्टमैटिक तरीके से वो इल्तुतमिश ने की थी, शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी। इक्ता शब्द का अर्थ पूछा जाए तो अर्थ किसने, क्या है इसका? सुल्तान द्वारा दी गई विदेश भूमि, विशेष भूमि है ना भाई, सुल्तान द्वारा दी गई विशेष भूमि नहीं है ये। तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भूदान जरूर है ये, सैनिकों को दिया जाने वाला भूदान है। सैनिकों को भूदान नहीं, तनख्वाह दी जा रही है, तनख्वाह के बदले। देखो इनमें भी कितना माइनर सा फर्क है। मुस्लिम मुल्ला मौलवियों को दी जाने वाली भूमि है, ये नहीं है। ये राइट आंसर आपका बी है, तनख्वाह के बदले, वेतन के बदले। तो राइट आंसर आपका क्या जा रहा है? आपका बी। उसके बाद नेक्स्ट है भाई आपका गलत चुनना। आपको किसमें कौन सा गलत है?
विजार वजीर, ये ठीक है। ये विजार वजीर थी, लिखा हुआ ही गलत, टाइपिंग ही गलत है। दीवाने अर्ज आरिज ममालिक, ये ठीक है। दीवाने इंसा, ये पत्राचार का, ये गलत है। दीवाने रिसायत, ये भी गलत है, ये विदेशी है। और ये धार्मिक कार्यों का, ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत है, इसमें एक पूछा गया पर इसमें तो दो तीन गलत है, तो हम इसको छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट किसी क्वेश्चन को ऐसे ही क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। हिंडोला महल स्थित है कहाँ पे है भाई? मांडू में। हिंडोला महल जो है वो मांडू में स्थित है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ये जो महल है एक सभा की तरह, एक दरबार सा लगता था, पूरी सभा यहाँ लगती थी, ठीक है। और काफी अच्छा ये हिंडोला महल है। और पर्सी ब्राउन इसके बारे में कहते हैं कि ये सुंदरता से ज्यादा आश्चर्यजनक है, शॉक्ड है हम इसको देख के, ठीक है। और इसके बारे में कहा गया कि जो भारतीय स्थापत्य है, मध्यकालीन की भारतीय स्थापत्य है, उसका अनूठा उदाहरण है क्या? आपका हिंडोला महल। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो एक सुमेलित नहीं होगा कोई भी। इल्तुतमिश का सुल्तानगढ़ी बिल्कुल सुमेलित है। बलबन जयमत खाना मस्जिद, भाई बलबन ने तो कोई मस्जिद नहीं बनाई थी, तो ये गलत है। ये जो मस्जिद है वो अलाउद्दीन के द्वारा बनाई गई थी, अलाउद्दीन, ठीक है। ये मस्जिद जो है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में है, और जयमत खाना मस्जिद इसको कहे गए हैं, इसको अलाउद्दीन ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हजाजतुन महल बिल्कुल बनाया था इसने। जूना साग खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा बिल्कुल बनाया था। इसके बारे में तो काफी कहा जाता है कि तेलंगानी का मकबरा है, कुछ कहते हैं कि एक तेलंगाना का एक बूढ़ा व्यक्ति है उसका मकबरा है। बहुत सारी चीजें इसके बारे में चल रही है, पर हाँ ये जरूर है कि जुने साहिब खानम या खाने जहानी तेलंगानी का मकबरा ये है, तो ये राइट है। उसके बाद इल्तुतमिश का सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये जो है भारत में बनाई गई इस्लामी पद्धति का पहला मकबरा है। और इसने अपने बेटे, जो उसका प्यारा बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी याद में बनाया गया है। ये दिल्ली के मकबरपुर में स्थित है, और ये इसको सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं। ये जयमत खाना मस्जिद ये बलबन ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हजार सितून का महल भी बनवाया था। और जूने शाह का जो खाने तेलंगाना मकबरा भी इम्पोर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, तुर्कान चहलगामी को समाप्त किसने किया? अब आपको शुरुआत तो पता ही होगी कि स्टार्ट किसने किया था तुर्कान चहलगामी को। जो तुर्कान चहलगामी है ये स्टार्ट की थी एक 40 लोगों का दल था, जिसको 40 दल भी कहते थे। तो ये स्टार्ट की थी, ये किसने की थी? ये आपके इल्तुतमिश ने की थी। 40 लोग, भाई इतना बड़ा प्रशासन है, कुछ भरोसेमंद आदमी चाहिए, तो इसने 40 सिलेक्टेड चुनिंदे चुनिंदे लोग लिए थे। और भाई जो मेरे आसपास रहे, मुझे मेरे प्रशासन में मुझे मदद करे, और मेरे खास भरोसेमंद व्यक्ति हो। पर इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ये 40 दर या तुर्कान ए चालीसा जो है ये शक्तिशाली हो गई थी, और ये अपनी अपनी पावर दिखाने लगी थी। 40 के 40 अपने से ज्यादा किसी को ना समझे, ठीक है। वो कह रहा तू क्या है जो मैं नहीं हूं, और मैं क्या हूं जो तू नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट इनकी बर्नी ने दी थी, ठीक है। तू क्या है जो मैं नहीं, और मैं क्या हूं जो तू नहीं है, इस तरह की जो स्टेटमेंट इनकी चलती रहती थी ना, किसी को कुछ समझते थे। 30 सालों में इन्होंने 5 सुल्तान बना दिए थे, वो पसंद नहीं आया उसको, वो पसंद नहीं आया, किंग मेकर इन्होंने एक तरह से किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे थे। और बलबन भी इसी चालीसा का मेंबर था। जब बलबन गद्दी पर बैठा उसको लगा भाई जब सबको टपका रहे हैं, रजिया को टपका दिया, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोजा को टपका दिया, सिर्फ बढ़ाए जा रहे हैं, तो भाई फिर उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद बैठा था, उनको भी अलग कर दिया, मसूद खसा को अलग कर दिया, तो मैं ही क्या चीज हूँ, जैसे ही गद्दी पर बैठूंगा ये तो मेरे लिए भी षड्यंत्र करेंगे। तो बलबन ने सबसे पहले तुर्कान चहलगामी को समाप्त किया था। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट समाप्त कर दिया, भाई तुर्कान चहलगामी समाप्त हो जाओ, ऐसे नहीं। धीरे धीरे उनको पनिश करना, कहीं भी वे सूबेदार पद पे थे उनको दंडित करना, उनको मरवा देना, उनको कोड़े मरवाना, धीरे धीरे करके एक खोप बैठा के फिर उनको खत्म कर दिया था। तो ये आपके हो जाते हैं भाई गुलाम वंश से रिलेटेड और तुगलक वंश से रिलेटेड क्वेश्चन। अगली क्लास में हम इससे ज्यादा और क्वेश्चन लेके आऊंगी, अभी थोड़े छोटे थे। तो छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े मैंने नहीं लिए हैं, सॉरी मतलब छोटी, मतलब 15-16 क्वेश्चन लिए, बेटी छोटी है और वो कभी भी उठ जाती है बीच में। पर जो नेक्स्ट क्लास है उसको थोड़ा सा और हम बड़ा लेके आएंगे, ठीक है, जैसे 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे कुछ करके लेके आएंगे। और आज के लिए इतना ही, ध्यान से पढ़ना। ओके, बाय बाय।